गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल पिछला टॉपिक किया था, उसको हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल की, वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एक ग्राफ बनाया और ग्राफ आप लोगों का ऐसा आया है, ये ग्राफ की शेप है। ठीक है, यहाँ पे x आपकी क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और पोटेंशियल एनर्जी वो हमने y एक्सिस पे ले रखी है। तो देखो इसमें ना पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ हायर देन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ इवन हायर देन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो मच कॉम्प्लेक्स होती है देन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर वाइब्रेशनल भी होंगे लेवल्स एंड वाइब्रेशनल्स के अंदर फिर से रोटेशनल भी होंगे, तो स्पेक्ट्रा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर दिखाया है कि यहाँ पर वेरियस वाइब्रेशन लेवल है V0, V1, V2, V3, V4 एक्सेट्रा और VD जो वाइब्रेशन लेवल है वो हमें बिल्कुल भी अचीव नहीं होगा, कभी अचीव नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सपेक्टेड स्टेट है ये। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि VD वाइब्रेशनल लेवल अचीव होने का क्या मतलब है, VD डिस्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मॉलिक्यूल की क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। अगर मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, इस बात का मतलब मॉलिक्यूल्स के जो अंदर जो एटम है दे गेट डिसोसिएटेड। बट ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट होने के बजाय इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। यही है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल हमारा, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल न्यूक्लियाई जो होता है वो मच मोर मासिव होता है देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियाई इज मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस मच मोर फास्टर देन द न्यूक्लियाई कैन ऑसिलेट टू चेंज देयर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। की न्यूक्लियाई की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होए उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा और हमें VD स्टेट अचीव नहीं होगी। हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी वहाँ पे। समझ में आ गया? यही हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं हम और आगे पढ़ लेते हैं। अब हमें पता है कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैज़ इज ओवन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है। टू सर्च कर्व फॉर लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वो इस फिगर में शो किए गए हैं। देखो ये हमारे पास फिगर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कर्व है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए है। ठीक है, दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व यहाँ पे बनाए गए हैं। तो देखो इसमें भी ग्राउंड स्टेट वाले में V0, V1, V2, V3, V4, V5 लेवल्स और इसमें भी है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो कर्व दे रखा है उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है जो हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए कर्व है। ऐसा क्यों भाई? ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा क्यों है, ये डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जो होता है वो जो एटम्स होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड होंगे तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उन दोनों के उनके बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्टेड है कर्व। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होती है, मान लीजिए V0 से यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। V0 से V0 भी हो सकती है, V0 से V1 भी हो सकती है, V1 से V2 भी, V3 भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है कि कंटिन्यूइंग लेवल होते हैं। इट अपीयर्स देन द एक्साइटेड स्टेट इट विल बी थर्ड और फोर्थ वाइब्रेशन लेवल, कोई भी हो सकता है। इट इज वाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देयर इज नो सिंपल सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन अमंग वाइब्रेशनल लेवल्स। मतलब कोई सिलेक्शन रूल नहीं है, कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। आई बात समझ लो? अब हम ये 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि बैंड किसको कहते हैं, बैंड सिस्टम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा किसको कहते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं दे रिक्वायर हायर एनर्जी देन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन विच रिक्वायर हायर एनर्जी देन रोटेशनल ट्रांजिशन। यानी कि रोटेशनल लेवल्स के बीच में, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आप पढ़ रहे हो उसके अंदर रोटेशनल लेवल्स भी आएंगे, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होंगी। अगर हम सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशंस की बात करें, ट्रांजिशन एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल पर हो रही है,
तो वो जो लाइन होंगी वो दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइन, वो क्या होंगी, वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइन, और इन लाइन्स को हम क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। ठीक है। फर्दर अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रही है, टेक्स प्लेस हो रही हैं, तो ग्रुप ऑफ बैंड्स को हम क्या कहेंगे, बैंड सिस्टम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि बैंड सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर रोटेशनल लेवल भी इंक्लूड है, तो वो एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। और अगर फर्दर ट्रांजिशन हो रही है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम बोल देंगे, जिसके अंदर सेवरल बैंड होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। आई बात समझ में? ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये पैराग्राफ में ये लिखा। और अच्छा, कन्वर्जेंस लिमिट और मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होती है। देखो, इफ़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिमिलर टू A-C टेक्स प्लेस, द रिजल्ट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड। ये कह रहा है A- से C तक ट्रांजिशन हो रही है, A- से C तक, A- से C तक ट्रांजिशन हो रही है, मतलब जीरो से V0 से लेकर V2 V3 V4, V0 से V0 पे ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि V0 से V0 पर ट्रांजिशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, वो राइट की तरफ शिफ्टेड है। तो ट्रांजिशन कैसे होंगी, वर्टिकल्स लाइन होंगी हमारे पास में, ऐसा थोड़ी ना टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएंगी, वर्टिकल्स लाइन होंगी। अब B से ट्रांजिशन कहाँ पहुँच रही है, D के ऊपर पहुँच रही है। आई बात समझ में? A- से C के ऊपर पहुंच रही है, वर्टिकल्स लाइन होंगे। जहाँ ये इस ग्राफ को कट करेंगी वो V0 नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि V0 से मैच करेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमें पता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स आर लूजली बाउंड है, तो एक दूसरे थोड़ा दूर होंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, इफ हाउएवर ए ट्रांजिशन सिमिलर टू BD टेक्स प्लेस, अगर BD ट्रांजिशन हो रही है। अब D पॉइंट आपका कहाँ दिखा रहा है, ये इन्फिनिटी पे दिखा रहा है। D पॉइंट कहाँ पे हमारा, इन्फिनिटी के अंदर है। वेयर D रिप्रेजेंट द वाइब्रेशन लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू विच द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इन्फिनिटी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत ज़्यादा। इस बात का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुका है। दस when such a transition takes place the absorption spectrum consists of a number of bands। मतलब D पॉइंट इन्फिनिटी पे अगर ऐसी कोई ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट है, तो ऐसी कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास में, ट्रांजिशंस होंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रांजिशंस होंगी। क्या पढ़ रहे थे हम, ठीक है। वाइब्रेशन लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस द मॉलिक्यूल डिसोसिएट, वो वहाँ पे D पॉइंट पे क्या होगा, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। व्हेन सच ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस द एब्जॉर्प्शन spectrum consists of a number of bands corresponding to transition from ground state to definite vibration level in the upper state, but these bands will converge। अब देखो इनफाइनाइट बैंड हमारे पास में आएंगे, बहुत सारे बैंड, नंबर ऑफ बैंड्स हमारे पास में आएंगे, तो वो बैंड है ना फाइनली कन्वर्ज हो जाएंगे। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स जीरो होगी, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होगी या जीरो डिस्टेंस होगी, और फाइनली वो हमें कैसा दिखाई देगा, एक कॉन्टिन्यूस रीजन दिखाई देगा, जिसको हम कॉन्टिनम बोलेंगे। कॉन्टिनम क्या हो गया, जहाँ पे आप बैंड्स को, लाइंस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। रिजॉल्व नहीं कर पा रहे का मतलब क्या, उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे। ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस रीजन कहेंगे और कॉन्टिनम कहेंगे। ठीक है। विच हैज़ नो फाइन स्ट्रक्चर, उसकी कोई फाइन स्ट्रक्चर होगी नहीं, जब बैंड ही नहीं होगा तो फाइन स्ट्रक्चर कहाँ से होगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस लिमिट बोलते हैं। कन्वर्जेंस लिमिट का क्या मतलब हो गया, D लेवल है जहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट। इस बात का मतलब क्या, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो उसकी जो ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, इट इज़ ए कॉन्टिनम, कंटिन्यूस रीजन आएगा, वहाँ पे आपको कोई बैंड दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आफ्टर डिसोसिएशन एटम आर प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट एंड नॉट इन द ग्राउंड स्टेट। मतलब एक्साइटेड स्टेट में आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, एटम्स मिलेंगे, टूट जाएगा, और वो एटम्स आपको ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में मिलेंगे। हैंस टू ऑब्टेन द डिसोसिएशन एनर्जी इनटू ग्राउंड स्टेट, हमें एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। समझे इस बात को। ये कह रहा है कि जो एटम्स हम मिले हैं मॉलिक्यूल के, वो एक्साइटेड स्टेट में जाके मिले हैं। D पॉइंट कहाँ पे है, एक्साइटेड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे D पॉइंट नहीं आएगा।
तो अगर हमें मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है कि किस एनर्जी पे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, तो वो तो हमें ग्राउंड स्टेट पर निकालनी होती है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जितना हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी दी है, यानी कि उतनी एनर्जी से वो एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच चुका है, वो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी में से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सिलेक्ट। अब देखो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। V0 to V0 भी हो सकती है, V0 to 1 भी हो सकती है, V0 to 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल देखते हैं हम। सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल्स पढ़ने के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए पैरिटी क्या होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, पैरिटी के अलावा हमें पता होना चाहिए पैरिटी के अलावा हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट क्या होती है, टर्म सिंबल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, तो उससे इसलिए हम इन टॉपिक्स को पहले कर लेते हैं। सबसे पहले पैरिटी क्या होती है, देखो पैरिटी रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन। इन्वर्जन, अगर मॉलिक्यूल को इन्वर्स कर दिया जाए तो बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बिहेवियर ऑर्बिटल का चेंज हो जाएगा, वही रहेगा, वो पैरिटी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब देखो पैरिटी क्या होती है, दो तरह की होती है पैरिटी, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन से आपको वेव फंक्शन का सेम साइन मिलता है, अगर आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन से मॉलिक्यूल का सेम वेव फंक्शन का सेम साइन हमें मिलता है, तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज हैव इवन पैरिटी। उसको डिनोट किया जाता है जी से। इवन पैरिटी को डिनोट किया जाता है जी से डिनोट करते हैं। अगर सेम सेंटर ऑफ इन्वर्जन से वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑड पैरिटी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अनजिराडे बोलते हैं। इवन पैरिटी को हम जिराडे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब आपके पास में ये दो एस ऑर्बिटल्स हैं और ये आपस में बॉन्डिंग फॉर्म में अट्रैक्ट करें। बॉन्डिंग में कैसे अट्रैक्ट करेंगे, प्लस वेव फंक्शन वाला प्लस वेव फंक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा, ये बनेगा आपका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर प्लस वेव फंक्शन वाला एस के माइनस वेव फंक्शन से अट्रैक्ट करेगा तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है, ये आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे इक्वल डिस्टेंस अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हमें वेव फंक्शन का सेम साइन मिलता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखो, हाँ ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ये वाला सेंटर ऑफ इन्वर्जन से आप इस तरफ चले प्लस साइन, इतने डिस्टेंस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले इस तरफ चले प्लस साइन, तो यहाँ पे सेम साइन हो रहा है वेव फंक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में जाने से सेंटर ऑफ इन्वर्जन से, तो ये क्या हो जाएगा, इवन पैरिटी आ जाएगी, सिग्मा जिराडे बोल देंगे इसको जी से। यहाँ पे देखो प्लस माइनस के साथ बनाया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इससे हम इस तरफ गए तो माइनस साइन है, इस तरफ गए तो प्लस साइन है। ठीक है, तो साइन चेंज हो गया, तो ये अनजिराडे हो गया। तो इससे हम आप देखो, अब हम देखते हैं पाई ऑर्बिटल्स। पाई ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग वे में अट्रैक्ट करते हैं, तो बॉन्डिंग वे का मतलब क्या होता है, सेम वेव फंक्शन के साथ में जुड़ रहा है। तो देखो ये प्लस माइनस, ये पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है प्लस माइनस, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, दोनों पी ऑर्बिटल आपस में अट्रैक्ट किए तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये जुड़ के ऐसे हो गए, ये बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग हो गया ये। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इससे ऊपर की तरफ गए हम प्लस साइन, नीचे की तरफ गए माइनस साइन, साइन चेंज हो गया, तो ये कौन सा है, अनजिराडे है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ में जुड़ेगा। तो अगर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा होता है, इससे इस तरफ गए माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन, इस तरफ गए प्लस साइन अपोजिट डायरेक्शन में प्लस साइन, तो साइन चेंज नहीं हुआ तो जिराडे। कहने का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिराडे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अनजिराडे होते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग जिराडे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नॉन जिराडे। पाई में उल्टा होता है, पाई बॉन्डिंग अनजिराडे होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग जिराडे होते हैं। ठीक है, ये बातों का आपको ध्यान भी होना चाहिए, आपके नेट के पेपर में, एमएससी एंट्रेंस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑर्बिटल जिराडे होता है, कौन से ऑर्बिटल्स अनजिराडे होते हैं। ठीक है, तो पैरिटी आपको समझ में आ गई, जिराडे अनजिराडे का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट। ये आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैडम आपको पढ़ा रहे होंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट कैसे निकालते हैं हमें।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में 2s+1, 2s+1। व्हाट इज एस? एस इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना है भाई? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन की? हाफ होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी ले लो, हाफ लेंगे हम उसको, हाफ होती है। तो यहाँ पे हाफ वैल्यू पुट करो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 पुट करो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 1। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम बोल देंगे सिग्नेट स्टेट। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आती है तो उसको हम बोलेंगे डबलेट। 2 कब आएगी? जब एक इलेक्ट्रॉन होगा हाफ। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आती है तो उसको हम बोल देंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कब आएगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 के लिए हाफ वैल्यू 1 होगी। 2s+1 टोटल कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल की मदद से अगर हम करें तो H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास में H2 मॉलिक्यूल है, H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है। H2 पॉजिटिव के केस में H के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव मतलब एक रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होगी? हाफ होगी। 2s+1 वैल्यू पुट करो, कितना आ गया? एस की जगह हाफ पुट किया तो 2 आ गया, तो डबलेट होती है। तो H2 पॉजिटिव है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, डबलेट। इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल अगर हमारे पास में है, O2 मॉलिक्यूल हमारे पास में है, आप लोगों ने 11th क्लास में BSc फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़ा होगा कि O2 का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखें तो इसके पास में 2 अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार में, सॉरी पाई स्टार में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन कितनी आएगी? हाफ प्लस हाफ 1 आ गई। तो 2s+1 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ गया? 3। तो O2 के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते तो प्लस हाफ स्पिन से माइनस हाफ कट जाती है, वहाँ पर टोटल स्पिन कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है, और उस केस में सिंगलेट प्रोड्यूस होता है, ना कि ट्रिपलेट, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। अब देखो ट्रम सिंबल क्या होता है? ट्रम सिंबल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रम सिंबल हम कैसे निकालते हैं? ट्रम सिंबल गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, और आपको ये इनऑर्गेनिक वाले मैम करा भी रहे होंगे, ठीक है। ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से निकलता है, ठीक है। साथ में इसमें हम मल्टीप्लिसिटी भी ऐड करते हैं और पैरिटी भी ऐड करते हैं। तो देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड 0 है तो वहाँ पे, अगर इंटरन्यूक्लियस के एक्सिस के अराउंड टोटल 0 है तो वहाँ पे होगी, सिंबल होगा उसका सिग्मा। अगर +-1 है तो पाई, अगर +-2 है तो डेल। ये सिंबल्स होते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बहुत आसान है, हम बाय एग्जांपल की मदद से लेते हैं। फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन H2+ मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो H2+ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा है भाई? H2+। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, H2 मॉलिक्यूल H2+ है। अब H2 के लिए आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेगा? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब H2+ में एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिग्मा 1s में जाएगा, इस वजह से उसका जो ट्रम सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा में पड़ा है ना इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा उसका ट्रम सिंबल। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में? 1 है, तो 2s+1 में वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इससे भी पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमने देखा है कि H2+ में मॉलिक्यूल कहाँ है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पैरिटी क्या होती है? G होती है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका ट्रम सिंबल क्या हो गया H2+ का? 2 सिग्मा G, ठीक है। कितना हो गया? 2 सिग्मा G हो गया। अंडरस्टैंड? अब देखो और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अगर पाई में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो O2 में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो उस केस में आपका ट्रम सिंबल है ना, पाई भी हो सकता है और सिग्मा भी हो सकता है। कैसे? अगर दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे, वहाँ उस केस में सिग्मा आ जाएगा। हाँ भाई बोलो। आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और वीडियो लंबी हो रही है।
जिस वजह से वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हम ये वाला जो टॉपिक है ट्रम्प सिंबल वाला, इसको हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके।